प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्रिय श्री रंजय त्रिपाठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? नमस्कार, जय श्री राम। सर, राजनीति में तो बहुत लोग बहुत सारे वर्गों का झंडा उठाए चल रहे हैं। हासिल मूवी में आशुतोष राणा उनको इरफान को कहते हैं कि पिछड़ों का झंडा उठाए तो देख लेना। वैसे राजनीति की बात अलग है, पर हम और आप कम से कम भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग का झंडा उठा के चलने के प्रयास में, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग। और इनका झंडा सर कोई नहीं उठाता, इनकी बातें कोई नहीं करता। पर खुशी की बात यह है कि मोदी सरकार इस बात को बहुत कायदे से समझती है कि भारत के विकास में, भारत के चलते रहने में, भारत को बर्बाद होने से बचाने के लिए जो एक वर्ग सबसे ज्यादा कार्य करता है वह है व्यापारी वर्ग। बजट की बहुत मीमांसा हुई और ये सब हुआ कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मतलब बजट को ऐसे समझ लिया गया है जैसे कि बस पैसा सरकार ने छाप दिया, वो जनता में बांट देना है। किसी वर्ग में बांट दो, इसमें बांट दो, उसमें बांट दो, गरीबों को दे दो, इधर दे दो, उधर दे दो। कोई समझता नहीं है कि पैसा जो है, इट हैज पैसा इज समथिंग, किसी वैल्यू के अगेंस्ट में वो मनी मैटर करता है। और इसीलिए लोन या इस तरीके से चीजें देना, मतलब पैसा जो पाता है आदमी, उसका उस पैसे के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और अगर स्वयं अर्नड है वो बात अलग है, पर यदि उधार है या किसी प्रकार का सपोर्ट है तो उसको वापस करने की क्षमता भी होनी चाहिए। वो तब हो सकता है जब उसी पैसे से आप नया पैसा पैदा करें। सरकार ने बजट में दो प्रावधान किए, बहुत बड़े अद्भुत प्रावधान किए सर। एक तो आपको याद होगा कि 2004 से 14 के बीच में ये कम्युनिस्टों ने और ये एनजीओ वादियों ने और ये सोनिया गांधी के एनएसी वाले समर्थक, जितने एनजीओ वाले थे, इन्होंने चढ़ के अपने लिए कानून बनवाया था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट से 2% उनके प्रॉफिट का वसूल लेंगे। और ये वैलिड होगा, ये जायज होगा। मतलब कॉर्पोरेट्स जो है 2% अपने प्रॉफिट का सीएसआर के नाम पे एनजीओ को देगा, तो वो उसके एक्सपेंस पे, और ये उसके मैंडेटरी कर दिया गया था। और वो फ्री का पैसा था जो एनजीओ को देना ही देना है। तो अब सारे एनजीओ मुंह उठा के चल दिए कि भैया हमको दे दो, अपना एक्सपेंस दिखा दो, नहीं तो हम केस कर देंगे कि ये वाला कॉर्पोरेट जो है ये सीएसआर वाला पार्ट कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है। कहने मतलब कितने शुगर कोटेड वर्ड्स में ब्लैकमेल का धंधा जो है शुरू कर दिया। खैर, सरकार हटा तो सकती नहीं थी। सरकार ने एक बहुत अच्छा उसमें सुझाव कर दिया सर। मैं उस पर पहले मैं आपसे उस पर राय जानना चाहूंगा कि यदि कोई कॉर्पोरेट आम समाज के बच्चों को उठाकर अपनी फैक्ट्री में ट्रेनिंग देता है, उनको स्किल डेवलप करता है, उनको यह बताता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार के कार्य, वो ट्रेनिंग किसी प्रकार का हो सकता है, ब्लू कॉलर हो सकता है, व्हाइट कॉलर हो सकता है। जैसे आपको हमको ही मशीनिंग करने के लिए कैड पे डिजाइन करवाना होता है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर सीख जाते हैं, कैड पे डिजाइन कर सकते हैं, स्किलिंग कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, नहीं इतना परेशान नहीं कर रहा, इट्स ओके। या किसी प्रकार के ऑन हैंड जॉब्स समझ सके, सीख सके मैकेनिक्स के, तो वह भी अब सीएसआर का पार्ट होगा। जाहिर सी बात है, ये एक अच्छी चीज। उस प्रक्रिया में जो पैसे उस बच्चे को दिए जाएंगे, जो पैसा खर्चा होगा, वह सीएसआर का पार्ट होगा। स्किलिंग के लिए जो यह गवर्नमेंट का बजट में प्रावधान है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण देखते हैं रंजय भाई? देखिए, ये जो है ये तो मुझे बहुत बड़ा भारत के सोसाइटी के लिए गेम चेंजर लगता है। हम आप जैसे बजट पे जब अगर हम आते हैं और बात करेंगे, तो ये मान के चलिए कि सरकार जो भी पैसा खर्चा करती है, मतलब जो सरकार को जो भी पैसा खर्चा करना है, चाहे वो वेलफेयर पे खर्चा करे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा करे, या किसी भी मद में खर्चा करे, तो सरकार वो पैसे टैक्स से जो आए पैसे होते हैं उससे ही अपना सारा बजट एक्सपेंड करती है। और वो टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस तो हमारे यहाँ पे आपको मालूम, इनकम टैक्स 2% लोग भी नहीं देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इनकम टैक्स देना नहीं होता है। आप कुछ दें, मतलब 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 जो है आपने जो कमाया है उसके ऊपर में अलग से सरकार को वापिस करें, उसको इनकम टैक्स बोला जाएगा। ये नहीं कि हमने 2,00,000 रुपए का आईटीआर फाइल कर दिया, राघव चड्ढा ने 2,44,000 का आईटीआर फाइल कर दिया और हाजी अब इनकम टैक्स का हम जिम्मेदारी लेके बैठ गए हैं, तो वो नहीं होता है। विंबलडन देख रहा है इनकम सर टैक्स वो। है,
हाँ विंबलडन देख रहा है। इट्स स्ट्रेंज, मतलब जब वो तो तब वो तो बाद में हम लोगों ने निकाला कि ये भाई इस 16 लाख की टिकट जो है वो 2,44,000 रुपए, 2 लाख शायद 98,000 रुपए का ITR फाइल करने वाला 16 लाख का विंबलडन देख रहा है। बट एनीवे चलो, हो सकता है पैसा उसकी पत्नी ने लगाया, शी इज रिच। एनीवे टॉपिक से अलग हो जाते हैं, टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे रहते हैं, उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो क्या होता है कि जो भी धन सरकार के पास आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत कम है, नाम मात्र की आता है, उनकी मुंह में जीरा टाइप का आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज लाइक जो आपने जो जो ये जो जीएसटी, अब तो एक ही जीएसटी रह गया ना किसी जमा। अभी तो देखिए क्या होता है कि जीएसटी को लेकर के लोगों ने इतने भ्रम फैलाए हुए हैं कि सरकार ने जीएसटी लगा दिया। जीएसटी, अगर मैं तो इस बात की, एक कोई भी जिस व्यक्ति को जीएसटी के बारे में कोई भ्रम हो, वो एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट के पास जाए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाए और उसके साथ बैठ के कैलकुलेशन करवा ले। मैं गारंटी देता हूं कि आज की डेट में अगर जीएसटी नहीं होता तो आफ्टर कोविड जो ग्लोबल कंडीशन हुई है, उसी कंडीशन में हम आज रहते पुराने टैक्सेशन पे। तो जो चीज आज हम 100 रुपए का खरीद रहे हैं उसका दाम आज 500 रुपया हुआ होता, क्योंकि जीएसटी में टैक्स एडिशन नहीं होता है। जस्ट प्रॉफिट जब आता है जाकर के आपको जो है वो इनपुट्स के इनपुट आते रहते, इनपुट लेता रहता है व्यापारी, तो लास्ट में जाकर के एक नॉमिनल टैक्स जीएसटी का लगता है, भले ही वो 28% लगा हुआ हो। लेकिन जब आप पुराने टैक्स स्कीम में थे तो टैक्स समझाने की जरूरत नहीं है। कि मान लीजिए कि आपके सामने जो ये जो माइक पड़ा हुआ है, ये माइक जिस कंपनी में बनता है उस कंपनी के अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो 12.5% तो सबसे पहले बिना कुछ टैक्स लगाए इसके ऊपर में तो आपको एक क्या बोलते थे उसको, एक्साइज। मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज। एक्साइज, यस सॉरी मैन्युफैक्चर वर्ड में एक्साइज। भूल गया, एक्साइज। वही अब 12.5 वो इस पे आ गया। लेकिन ये माइक जो इसके ऊपर का जो फोम ये जिससे खरीद रहा है ना, ये जिस फैक्ट्री से, उस फैक्ट्री की टर्नओवर 5.5 करोड़ से ज्यादा, तो उस पे भी 12.5 लगा हुआ है। हाँ, उस पे भी 12.5 लगा हुआ है। अब ये जो फोम बनाने वाले ने इस फोम की जो रॉ मटेरियल जिससे खरीदा उसकी में भी 12.5 लगा हुआ है। तो आपको हर स्टेज पे 12.5 12.5 जुड़ता ही जा रहा था, वो खत्म कर दिया है। अगर ये टैक्सेशन का सिस्टम आज रहता कि ऑक्ट्राई और उसके ऊपर में वैट, यहां से गया फिर वैट, दूसरा बेचेगा फिर वैट, एक और बेचेगा फिर वैट, अगर उस सिस्टम में रहते ना पुराने टैक्सेशन वाले सिस्टम में, तो भाई साहब जो सामान आज आप 100 रुपए का हम खरीद रहे हैं ना, वो 500 रुपए का होता, उसका दाम 500 रुपए। और हम जो आज अमेरिका और यूरोप में जो जो महंगाई और मंदी देख रहे हैं ना, हम आज उसी जगह पे आके खड़े हुए होते। तो ये तो जीएसटी का मतलब 2017 में जो जीएसटी अरुण जेटली की अगुवाई में आया उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंक यू होना चाहिए कि आज हमारी इकोनॉमी इतनी बची हुई है, जो महंगाई हमारी कंट्रोल में है। पहली चीज। दूसरी चीज, चलिए वो भी विषयांतर हो रहा था, हम बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो पैसे थे, इस पैसे को सरकार ने न किसी को देने की बजाय ये कर दिया है कि आप 1 करोड़ बच्चों को चिन्हित कीजिए, वो बच्चे आपके यहाँ अप्लाई करेंगे, आपकी कंपनी में आएंगे, उन बच्चों को आप 5,000 रुपए का एक स्टाइपेंड दीजिए और उन बच्चों को आप अपने यहाँ का कोई भी स्किल सिखाइए जिसमें वो इंटरेस्ट हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम लोगों के एक मित्र हैं यही बगल में, भीम भाई है, ठीक है, बड़ा बिजनेस है, सीएसआर में कुछ उनका देना होगा। अब वो क्या करें, अपने यहाँ पे 10 बच्चों को ले आए, एक बच्चा उनसे सीखे कि ये बेकरी के प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, एक बच्चा उनसे ये सीखे कि ये जो मशीन जो ऑपरेट होती है ये मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं, एक बच्चा उसमें ये सीखे कि ये जो संदीप सिंह की कंपनी ने वहां पे जो ये एसटीपी लगा रखा है और ईटीपी लगा रखा है उसको कैसे ऑपरेट करें और उसकी मेंटेनेंस कैसे करें। और उसको भीम भाई ने हर महीने 5,000 रुपया सब बच्चों को दिया। तो अब क्या होगा कि भीम भाई के लिए एक बड़ी फायदेमंद बात यह हो गई कि वो अपने ही फैक्ट्री में अपने ही ट्रेंड, बिना जेब से पैसा लगाए,
क्योंकि जो पैसा उन्होंने स्टाइपेंड दिया है वो तो एनीवे किसी भी हाल में किसी एनजीओ को जाना था, तब वो एनजीओ को जाने की बजाय वहीं पे ही पैसा जो है वो यूज हो गया। उन्होंने 5 नए टैलेंट खड़े कर दिए, उसमें से 2 अपनी फैक्ट्री में ही ऑब्जर्व कर लिया, 3 को मार्केट में छोड़ दिया, भैया जाओ देखो वहां पे तुमको 4 काम लगेगा। हो सकता है उनमें से घूम फिर के आए कि संदीप जी आपका एसटीपी और ईटीपी मैं चलाना जानता हूँ। आपका है भैया, तुम कैसे जानते हो? वहां मैं सीख के आया हूँ भीम भाई के यहाँ पे। आपको मेरा बनारस वाला जाओ तुम चलाओ, so you will get one trained, you know this cycle will go on like this। तो ये तो भारत में रोजगार के लिए एक गेम चेंजर स्टेप होने जा रहा है, इसको बढ़िया से करें। और पुराने जमाने में जो एनजीओ को जो ये जो पैसा देते थे उसका एक बड़ा सटीक एग्जांपल मेरे पास है, मेरे आंखों के सामने घूमता रहता है। लगभग मेरे ख्याल से 2010-11 के आसपास की बात रही होगी। हमारे एक मित्र थे, वो एक फाइल बना करके किसी कंपनी को देने जा रहे थे, हम जी फला एनजीओ है, हमको 25 लाख रुपया का ग्रांट चाहिए और हमको दीजिए, हम ये काम करते हैं। जब वो फाइल हम बाई चांस हम थे वहीं पे, हमने वो फाइल खोल के पढ़ा, हम कहे अबे साले भौजाई का फोटो कहा इसमें डाले और बेटवा का फोटो कहा इसमें डाले हो? अरे महाराज, अपने ही बेटे का नाक लटका हुआ फोटो और एक मिट्टी पोत के ऐसे करके काजल लगा के बैठा के और खेत बैठा के फोटो खींच करके, ये गरीब बच्चा है इसको अब उत्थान करेंगे। हम कहे यार तुम मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि सच में कहीं से पकड़ लाओ यार फोटो। 100 ठो तुमको घूमो उस जमाने में मिल जाते थे, चौराहे में मिल जाते थे, किसी नहर किनारे मिल जाते थे, उसका फोटो लगा देते। तो साले अपने ही लौंडे इतने बारे इतनी काहिलियत है कि अपने ही छोटे बेचे को तुमने इसके अंदर मोहरा बना दिया। ऐसे ऐसे लोग एनजीओ से जाकर के पैसा लिया करते थे, तो उनकी सर देखिए वो दुकानदारी सच, बंद होगी तो नहीं नहीं जाहिर सर बात है देखिए मैं, ये लोग तो सर विरोध करेंगे इस बजट का। रंजय भाई हाँ। वो आदमी सच कह रहा था, वो अपने ही बेटे के उत्थान के लिए पैसा मांग रहा था। तो तो अब मतलब अभी ये जो इफ यू कम बैक टू द सीरियस नोट, तो जो सीएसआर के अंडर में जो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं कि अब भाई अब सोचिए, हम तो छोटे एग्जांपल दिए, कोई टाटा में जाकर के करेगा, कोई रिलायंस में जाके करेगा, कोई फार्मा कंपनीज में जाके इंटर्नशिप करेगा, कोई सीमेंट इंडस्ट्रीज में करेगा, मतलब तमाम इंडस्ट्री भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब तो भाई हम तो वर्ल्ड में हमने साउथ कोरिया को भी मैन्युफैक्चरिंग में पछाड़ दिया है, वर्ल्ड नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हो गए हैं। तो कितनी मैन्युफैक्चरिंग के पोटेंशियल हैं आप देख रहे हैं देश में। तो ऐसे स्किल्स निकल के आएंगे और वो स्किल्स जो है, हो सकता है कि कोई ऐसा मान लीजिए कि मान लीजिए वोल्टास, टाटा की वोल्टास जैसी कंपनी में इंटर्नशिप 5 महीने का करके उसको नौकरी नहीं करनी है। हमको आपको कितने जो है ना मौर्य, त्रिपाठी, सिंह, शुक्ला, कनौजिया चाहिए होते हैं जो आए हमारे एसी को रिपेयर करें। पाल चाहिए होते हैं कि हमको बड़े अच्छे लगते हैं पाल, हमको कुमार बड़े अच्छे लगते हैं कि आए हमारे एसी रिपेयर करें, है ना? हमको लगता है कि भाई आए कोई और और हमारा यह करते करते वो सीख जाए। अपनी कंपनीज ओपन करें, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करें और ओनरशिप लें। और बिजनेस करने का सर सबसे बड़ा फायदा मुझे यह दिखता है कि आदमी अपने परिवार, अपनी जमीन, अपनी जगह से जुड़ा रहता है। नौकरी जो है उसको दुनिया में उसका परिवार, उसकी जमीन, उसकी जगह छुड़वा देती है और उसको जो है जी बहुत ही विभत्स कंडीशंस में, दिल्ली की, गुड़गांव की, राजस्थान या हरियाणा या क्या कहते हैं गुजरात या बॉम्बे, जो बहुत ही विभत्स शहर है, पता नहीं क्यों लोग रोमांटिसाइज करते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है उस शहर से। उन वहां पे एकदम बहुत ही घटिया कंडीशंस में रहने को अभिशप्त हो जाते हैं। और भले ही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, बेंगलोर में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, दिन में ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, और यदि ऑफिस के बगल में घर लेना होता है तो उसका किराया 80,000 लाखों रुपए में होता है। खैर, तो बिजनेस जब आदमी करता है तो स्वयं के लिए भी कर सकता है और अपनी पीढ़ी को, भैया आपने 10-20 साल कोई बिजनेस किया, आप एक ठीक ठाक लेवल पे लेके जा सकते हैं। भारत एक कंजम्पशन मार्केट है, प्रोडक्शन मार्केट है, आप कई प्रकार की सर्विसेज दिए। आपने जैसे बताया कि जो जिसने भीम भाई के बेकरी का काम सीखा, वह अपने शहर, वो होगा तो हरदोई सीतापुर कहीं किसी का ना, वो वहां जाके अपनी बेकरी के आइटम से अपने नए प्रोडक्ट्स, फ्रेश प्रोडक्ट्स बना सकता है, compete कर सकता है। जो पैकेट के फूड होते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है कि जो फ्रेश किसी आसपास की फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट्स हों। बिस्किट्स पर्टिकुलरली, अगर जो पैकेट के पार्ले के, ब्रिटानिया के, इनके बिस्किट भैया मत खाओ, चींटी भी नहीं खाएगी इसको, क्योंकि ये पता नहीं कब के बने हुए हैं और कब के पैकेट में है बस, और सिर्फ केमिकल के सहारे जिंदा है ये प्रोडक्ट। खाने का सामान यदि 2 दिन में खराब ना हो तो खाने का नहीं है।
फ्रेश बेकरी के प्रोडक्ट्स हों, आप वो खा लें, बेहतर है। खैर एनी विच वेज, तो यह धीरे धीरे जो है एटलीस्ट फूड में हमारा लोकलाइज्ड जितना प्रोडक्शन हो और लोकलाइज जितना कंजम्पशन हो उतनी अच्छी बात है। तो इस प्रकार के लोग स्किल्स में डेवलप करके फिर सरकार से लोन लेकर, और आज की डेट में सर बहुत अच्छा एक सरकार ने जो काम किया ना, आपने जीएसटी की बात की, यूपीआई पेमेंट्स जो लोगों को चस्का लग गया है, फोन टू फोन, अकाउंट टू अकाउंट, किसी भी आदमी जो अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी थी अचानक से फॉर्मलाइज हो गई है। सबका कंजम्पशन लेवल जो है ऑन अकाउंट आ रहा है कि एक ठेले वाला, चाट वाला भी कितना पैसे बना रहा है, और उसके हिसाब से ये नहीं कि उससे टैक्स लिया जाएगा। सरकार कह रही है कि चूंकि तुम्हारा 2 साल का ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है हमको, तो तुम हमसे लोन ले लो, तुम अपना ठेला को थोड़ा और बड़ा कर लो, 2-4 इक्विपमेंट और डाल लो, 2-4 आदमी तुम भी रख लो। तो दैट इज हाउ यू ग्रो द मार्केट। ये आपने देखिए क्या स्किलिंग के बारे में हम, जी सर, जी देखिए क्या होता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि ये सामने ऑफिस के सामने ये चाय के ठेले वाले हैं, ये एक आदमी को 10 रुपए में चाय पिलाते हैं, और एक दिन में मान लीजिए इनके पास 100 लोग चाय पीते हैं। एग्जाम्पल पीते तो भैया 10, मैं तो देखता हूँ 1000 से ज्यादा लोग पीते हैं चाय, ठीक है, आते हैं जाते हैं, दोपहर में सब जगह पी रहे हैं। हम एज ए रेफरेंस ले लेते हैं 100 लोगों को ये एक दिन में चाय पिलाते हैं, तो इनके पास एक दिन में 1000 रुपए की कैश आ जाती थी, और महीने में इनका 30,000 का मान लीजिए अगर लगाते, 30,000 रुपए का ये महीने का अपना काम करते थे, और 30,000 रुपए इनके पास आते थे, और साल भर में 3,60,000 रुपए हो गए इनके पास। मतलब जो इनकी, जो मैं बता रहा हूं, जो कैश इनके पास रेवेन्यू आता था, ये 3,60,000 रुपए सालाना जेब में होते हुए भी इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये ऑन पेपर नहीं थे। अगर इनको मान लीजिए कि इनके दिमाग में अगर कभी कोई आइडिया आ जाता कि मैं जाऊंगा और मैं इसको बड़ा करने के लिए मुझे 2-4 लाख रुपए लोन चाहिए, और मैं थोड़ा इस कंपनी में एक्सपेंड, तो वो बैंक के लिए उनके पास कोई कागज नहीं था। अब ये आने से क्या हो गया है कि यूपीआई पेमेंट आने से क्या है कि मिनिमम उनके 3,60,000 रुपए का बैंक को ट्रांजेक्शन दिख रहा है कि भाई ये आदमी 3,60,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा है, हिज वैल्यू इज 3,60,000 रेवेन्यू। तो उसके बेसिस से बैंक में आ सकता, अचानक से एक आदमी जो कि सड़क पे खड़ा था, वो आपका मेन रेगुलराइज दिख रहा है, वो कागजों में दिख रहा है, वो सरकार को भी दिख रहा है, उसको बैंक देख रही है। अब वो आदमी जो है ना, अपने आगे एक्सपेंशन के लिए बहुत सारी चीजें सोच सकता है, जो कि मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे किसी दिन पैसा मिलता तो मैं 5 स्टार होटल खोल लेता, लेकिन जिस दिन किसी बंदे ने अपने एक चौराहे पे चाय की दुकान का एक ठेला लगा लिया 2 ईंटा लगा के, मैं बोलता हूँ पहले दिन उसने आज अपने 5 स्टार होटल की ईंट की पहली ईंट रख दी है, क्योंकि समय लगता है, चीजें आगे बढ़ती हैं, और वो अब वही चीजें जो है वो रेगुलराइज जब हो जा रही हैं, जब ऑन पेपर्स आ जा रहा है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसी का तो विरोध है, इसी का जो है हमारे जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, कम्युनिस्ट गैंग है, वो इसी का विरोध कर रहे हैं कि भाई अगर ये आदमी, कोई आदमी का लेवल अगर ऊपर बढ़ जा रहा है, किसी को अगर कोई अगर किसी को बिजनेस करने के लिए 5-7 लाख रुपया चाहिए और उसको 5-7 लाख रुपए के बैंक से अरेंजमेंट हो जा रहा है, तो वो आदमी उधर बिजी हो जाएगा, ही विल स्टार्ट अर्निंग, उसकी लाइफ स्टाइल ऊपर बढ़ जाएगी, तो हम किसको बोलेंगे गरीबी घटाओ, किसको बोलेंगे कि, और जब एक व्यक्ति जब इस अर्निंग के मोड पे आता है ना, जब इस पे, तो वो ये नहीं देखता है कि आप कौन से जात के हैं, आप कौन से किस जात के हैं और क्या है, वो बिजनेस मोड में पहुंच जाता है, हिज थिंग्स आर इन बिजनेस मोड, और उसकी सोसाइटी भी वैसी बढ़ जाती है, फिर वो सोसाइटी सूट नहीं करती है ना लेफ्ट लिबरल कांग्रेस गैंग को, इसीलिए इन चीजों का हर एक पॉइंट का इन्होंने बजट में विरोध भी किया है। जी सर, एक बात ये कहना था, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से यूपीआई ने फॉर्मलाइज कर दिया है, बजट में तो इसका भी प्रावधान किया गया है कि जो लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, स्टार्टअप्स को और इस तरीके के लोगों को लोन देने की या उनको फाइनेंशियल हेल्प देने की भी सुविधा। देखिए, एक तरफ तो स्किल इंडिया के माध्यम से या जो सीएसआर है उसके माध्यम से बच्चों को या किसी को भी उनके स्किल्स अपग्रेड करने की जो है, या उनको एक काम सिखाने की, काम सीखने के लिए भी इंसेंटिव दिया जा रहा है, और शायद स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जा रहा है इसके लिए अलग से। दूसरा, जो लोग कुछ उस स्किल के या जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं उसके बेसिस पर यदि वो कुछ करना चाहें, तो उसके लिए भी बजट में उनके लिए
अकाउंटेबल मनी का प्रावधान है सर, अनअकाउंटेबल नहीं कि पेंशन दे दिया 500 रुपया महीना जो है दे दिया। अखिलेश यादव ने बहुत एहसान किया कि बेरोजगारी भत्ता दे दिया। अरे बेरोजगार जो है वो 1,000 रुपया महीना पा के करेगा क्या? उसका करेगा क्या भाई? आपने पैसा भी बांटा लेकिन उसका वो खाली मुझे लगता है गुटखा तंबाकू ही खा सकता है, उससे ज्यादा क्या कर सकता है? एक वो पी लेगा। तो ये मैं आपसे ये पूछना मैं एक बहुत जी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दर्शकों को आपको बताना चाहता हूं। एक वेबसाइट है, उसका नाम वो लोग बड़े ध्यान से नोट कर लें और अपने जो आसपास लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नए ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट नहीं भी, देखिए जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ग्रेजुएट भी हो जाए। आई डोंट माइंड कि आठवीं पास बच्चा है या 10वीं पास बच्चा है और उसको स्किल आती है, तो आई डोंट माइंड गिविंग मी अ जॉब इन माय कंपनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज है। एक है स्किल इंडिया डिजिटल, skillindiadigital.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो कितने सारे सेक्टर हैं, जिस सेक्टर में ये अप्रेंटिसशिप या ये जो ट्रेनिंगशिप जो सीएसआर के अंडर में आने वाली है, जो ये ओपनिंग भी ये आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे सेक्टर मिलेंगे। आप एग्जांपल के तौर पे आप प्लम्बिंग ले लीजिए। जैसे ही आप प्लम्बिंग के सेक्टर में जाएंगे तो और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको किस जगह पे कहां पे जॉब है उसकी ओपनिंग भी वहां पे दिख रही है। कहां पे आपको स्किल सीखने के लिए, हाँ, कहां पे आपको स्किल सीखने के लिए अप्रेंटिस के लिए लोग बुला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्लम्बिंग में ही देखा है, तो अभी मैं वाटर मैनेजमेंट और प्लम्बिंग स्किल में जाने के लिए आप देखेंगे तो एक कंपनी है जस्ट रोजगार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कारगिल लद्दाख में। दे आर ऑफरिंग 16,000 रुपीज पर मंथ, उनको चाहिए लोग। उसी तरह से आप देखेंगे तो आईसीए जो स्किल है, बुरहानपुर की कोई कंपनी है, ऐसे ऐसे करके आप वहां पर देखेंगे कुछ वाटर पंप ऑपरेटर के लिए कुछ जगह पे निकला हुआ है, कुछ वेस्ट वाटर डिजाइनर के लिए है। ये सारी या तो सिखा रहे हैं या इनके रोजगार है वहां पे जाइए, वहां पे रजिस्टर कीजिए, वहां पे जाकर के आप अपने चॉइस का सेक्टर खोजिए और उस सेक्टर से जाके जुड़ जाइए। जब आप वहां पे या तो अप्रेंटिसशिप से आप चीजें सीख लेते हैं तो आप आगे सेल्फ डिपेंडेंट भी हो सकते हैं या कहीं किसी यहीं पे रोजगार भी पा सकते हैं, या आप वहां पे उपलब्ध रोजगार को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आपने अपने स्किल को डेवलप करके अपनी चीजों को स्टार्ट किया तो इस साल तो आपको मालूम ही है कि जो मुद्रा लोन है वो 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख भी कर दिया गया है। तो मैं कहता हूं कि जो लोग अपने आप को स्किल बढ़ाना चाहते हैं, अपने को आगे बढ़ाए, वो skillindia.gov.in नाम की जो skillindiadigital.gov.in वेबसाइट पे जाएं, वहां की डिटेल्स पढ़ें, किस किस सेक्टर में क्या क्या किया जा सकता है, किस किस सेक्टर में क्या क्या डिटेल अवेलेबल है, जो सरकार की तरफ से वो है उस अवेलेबल। लेकिन इसके साथ ही अगर आप जाएंगे आप इस तो वेबसाइट की यस बात कर करेक्ट, रहे हैं? मैं इसी फॉर वेबसाइट की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ की बात कर रहे थे? जैसे स्किल कोर्सेज जॉब एक्सचेंज है, मान लीजिए अगर हम इस पे जाते हैं तो नीचे है टेक्नीशियन प्लांट अगर एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड। हाँ, 1 लाख रुपया पर मंथ। वाओ, इमीडिएट जॉब ज्वाइनर। एक्सचेंज आप देख रहे हैं ना, आप इसमें एक स्किल कोर्सेज है ऊपर देखिए। स्किल कोर्सेज है, वेब डिजाइन डेवलपमेंट, हाँ, ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी, नहीं नहीं, अब किसान आप ड्रोन जब ऑपरेटर। जब आप ये स्किल कोर्सेज पे जाएंगे तो एरोस्पेस, एविएशन, एग्रीकल्चर, अपरेल, मेकअप, मेडअप, होममेड प्रोडक्ट, ऑटोमोटिव, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी, टाई एंड डाई, ब्यूटी, इलनेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, ब्यूटी, कल्चर, हनी, बायो फार्मिंग, कैपिटल गुड, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्कर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, एम्प्लॉयमेंट एनहांसर, फैब्रिकेशन, फ्लोर मैनेजमेंट, फूड इंडस्ट्री, फ्रूट वेजिटेबल इंडस्ट्री, फर्नीचर फिटिंग, जेम ज्वेलरी, माने आईटी, लेदर, नंबर ऑफ। अब इसमें से कोई भी एक क्लिक कर लीजिए। आपने आरोग्य मित्र हेल्थ में भी है, कौशल आप इसमें मित्र। से कोई भी एक, आप इसमें से चलिए, आप कोई भी एक क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं कि मैं फॉर एग्जांपल, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। हाँ, उसमें इंस्टॉलेशन कर लिए। अब नीचे आइए। अब इस सोलर पैनल इंस्टॉलेशन वाले को ही जब आप ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में नीचे देखिए जॉब एक्सचेंज आएगा।
कहाँ पे जॉब हाँ। अवेलेबल है, कौन कौन सी कंपनी में अवेलेबल है, कितने पैसे के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है ना। कंपनीज भी आ रही हैं इस पे, अपनी कंपनीज एडवर्टाइज कर रही हैं कि हमको लोग चाहिए। देखिए इसमें आप बहुत सारी कंपनीज है ना जो आएंगी, व्यू ऑल कर दिया, हाँ ये देखिए। है ये नहीं। हाँ तो रोजगार 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 का रोने की बजाय, या अपने आसपास के लोगों को इसके ऊपर में रोने की बजाय उनको बोलिए कि भाई इस साइड पे जाओ, यहाँ से फायदा मिलेगा, थोड़ा जीबी डेटा इस पे, रील वील पे खर्चा करने बजाय इस पे खर्चा करो कुछ जीबी, और रोज इस पे जाओ, रोज इस पे इंटरेस्ट देखो, रोज अपने सर, बड़ा इंटरेस्ट की चीजें इंटरेस्टिंग पाओ। है और इसमें। इसमें हाँ सिर्फ भारत में दी जाने वाली जॉब्स नहीं है, इसमें जो बाहर इजराइल में, सऊदी अरब में भी जो बड़ी अच्छी पेड जॉब्स होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जी जी कि जी रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया, जिसको एनेस्थीसिया देना आता हो, वो 4 लाख रुपए महीना कमा सकता है। 3.5 लाख से 4 लाख रुपए जी महीना सऊदी जी अरेबिया में। जी 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 जी। ये तो बड़ा ही, आयरन बेंडिंग का बताया 1.5 लाख रुपए महीना भाई सर। मतलब जो आयरन बेंडिंग का काम सर, यहाँ पे वेल्डर्स करते हैं यहाँ पर, जो छोटी मोटी जी जी क्या कहते हैं, वो यहाँ पे 1.25 लाख रुपए हाँ। महीना है कम से अब कम, इसराइल में करीब। वाह। अब आप इसी में एक पाएंगे स्किल सेंटर करके ऊपर, स्किल सेंटर। जी। अब इसमें कहां कहां पे कौन कौन सी कंपनी और कौन कौन से सेंटर क्या क्या स्किल आपको दे रहे हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। कार्गो लॉजिस्टिक्स से लेकर के एजुकेशन से लेकर के एन नंबर ऑफ स्किल सेंटर्स, क्या क्या सिखा रहे हैं ये। बड़ी बड़ी महिंद्रा कंपनी से लेकर टाटा कंपनी तक के स्किल सेंटर कहां पे, वो सारी लिस्टिंग आपको इसमें मिलेगी। इंटरेस्टिंग। तो आप जाइए, और ये जो स्किल सेंटर है, इस स्किल सेंटर पे लगभग 2,500 पन्ने हैं इसमें, इस वेबसाइट पे अराउंड 2,500 क्लिक्स आप करेंगे तब आपको स्किल सेंटर नजर आएंगे। अच्छा, इसमें आप स्टेट्स के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपके अपने स्टेट में, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश क्लिक किया, उत्तर प्रदेश यस, में भी है, जालौन में है, कहीं कहीं है, हर हर जगह है, स्टेट में है, हर जगह कानपुर है। में, उन्नाव में है, हर जगह है सर। देवरिया में है, क्या बात, जौनपुर में है, देवरिया में है। मतलब इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है दर्शक, हम लोग अब इसकी डिटेल से हटकर हम लोग यह कर सकते हैं कि दर्शक अपने आप इस चीज को शेयर करें, लोगों में बताएं कि इस प्रकार की एक बेहतरीन सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। और मेरी यह इच्छा है, या मेरा सुझाव भी है, कि आप देखिए बिजनेस के फायदे क्या क्या है। हम और रंजय भाई बिजनेस के फायदे पर वीडियोस पहले बना चुके हैं, उसका भी हम लिंक इस वीडियो में नीचे शेयर कर देंगे। सबसे बड़ा सोशल फायदा है सर, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं। आप देखिए, और अपने परिवार मतलब अपने माँ बाप के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी आपको भटकना नहीं पड़ता, पहला चीज। दूसरा ये है कि शुरू के कुछ समय मेहनत होती है, बिल्कुल होती है, समय आपसे बिजनेस मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, पर बाद में पैसा भी आपके मन का होता है, समय भी आपके मन का होता है। जॉब में यह कभी नहीं होता, या तो पैसा आपके मन का होगा या समय आपके मन का होगा, शायद जॉब में दोनों भी नहीं होता। खैर, हम यह नहीं कह रहे कि जो लोग जॉब कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो उसकी भी आवश्यकता है, आखिर यही इन फैक्ट्रीज में। पर धीरे धीरे जो जीवन है वो इतनी तेजी से टेक्नोलॉजिकली इतनी ज्यादा चेंजेस हो रहा है कि एक जो 20 साल पहले जॉब मिली थी, सरकारी जॉब, अगर आप सरकारी जॉब में एक फिक्स रूटीन में भी काम कर रहे हैं तो आपने अपने जीवन को बहुत लिमिटेड कर लिया है। आप जब सरकारी व्यवस्था से बाहर हैं तो आप देख रहे हैं कि जीवन कितना बड़ा है, क्या वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, समाज कैसे चेंज हो रहा है, उस परिवर्तनशील समाज के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक बाहर हैं सिस्टम के। दूसरी सबसे बड़ी बात सर, आप अपने बच्चों के लिए, अब जैसे मैं देखता हूँ सर रंजय भाई, बच्चे जो है पढ़ते हैं, 12th तक आजकल पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने बाहर चले जा रहे हैं, फिर जॉब भी वहीं कर रहे हैं, और बेचारे वापस नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपने यह सोचा कि मेरा जो एज अ माता पिता, मेरा सबसे बड़ा दायित्व है कि मैं इनको पढ़ा लिखा दूं। ठीक है, यह सोच 30 साल 40 साल पहले अच्छी थी, पर क्यों ना आप अपने रिटायर होते होते, 60 साल की उम्र तक होते होते
आप अपने बच्चे को 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए की कंपनी एक दे जाए विरासत में, फैक्ट्री दे जाए, कंपनी दे जाए, ट्रेडिंग दे जाए, कोई फर्म दे जाए, ताकि फिर उसको भटकने की जरूरत ना पड़े। और नए बच्चे नए तरीके से आते हैं तो पुराने बिजनेस को बहुत नए तरीके से बहुत अच्छा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, धीरूभाई भाई अंबानी ने कपड़ों से शुरू किया, मुकेश अनिल ने ज्वाइन किया तो रिलायंस ऑयल रिफाइनरी में आ गए, खैर धीरू भी उसमें भी आ गए। नए बच्चे, अगली पीढ़ी आई तो वो डेटा में चले गए, जियो पैदा कर दिया। ये बच्चों का आइडिया था सर, ये तीनों का, जियो का, जिसपे मुकेश जी ने अपना प्ले किया जो भी था। टेलीकॉम में वैसे उनका, धीरू भाई मानी जी का भी टेलीकॉम पे बहुत बड़ा रोल था। पॉइंट इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखिए क्या परिवर्तन आता जा रहा है नए समय के। सैमसंग का आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सैमसंग शुरू कैसे हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं थी सैमसंग, उसका आप इतिहास देखेंगे तो वो अनाज के, मतलब अनाज सप्लाई करती थी सैमसंग कोरिया में। खैर सर, रंजय भाई। ये लार्सन एंड टूब्रो तो एक पोलैंड के ये ग्लोबल अचार सप्लायर थे ना, भारत से अचार सप्लाई करते थे, लार्सन एंड मिस्टर टूब्रो। तो आज कहाँ है लार्सन एंड टूब्रो? आज क्या कर रही है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी है। वर्ल्ड के सबसे बड़े, एक से बढ़ के एक स्ट्रक्चर्स में से एक लार्सन एंड टूब्रो बनाती है, जो कि अभी इंडियन कंपनी है ना, लार्सन एंड टूब्रो। बोथ ऑफ देम आर नो मोर। इंडियन बैंकिंग, भारत इंडियन इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं भारत में एक इसको। और उदाहरण है सर, सुभाष चंद्र जी, जी के जो हैं, उनके पिताजी अंग्रेजों को अनाज सप्लाई किया करते थे और इनका फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम था। फिर धीरे धीरे पैकेजिंग में आए। एसएल पैकेजिंग एकमात्र ऐसी फैक्ट्री थी जो चाइना को भी सप्लाई करती थी। जो टूथपेस्ट के जो आप प्लास्टिक वाले जो जिसमें टूथपेस्ट आता है, वो पैकेजिंग एसएल पैकेजिंग करती थी। और धीरे फिर वो अपना मीडिया में कूद गए, फिर जी आ गया, जी के बाद फिर बहुत कुछ आ गया। ठीक है, तो हैवेल्स क्या है? लाला हवेली लाल एंड सन्स, जो कभी चालू हुई कंपनी का नाम था लाला हवेली लाल एंड सन्स, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ना हैवेल्स। आज किस जमाने में लाहौर में तो ये ट्रेडिंग पे ही, तो ट्रेडिंग करने ही के लिए ही तो चालू हुए थे, छोटी मोटी ट्रेडिंग से। आज हैवेल्स से देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द टॉप क्लास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज सप्लायर्स ग्लोबली है, नॉट इंडियन, ग्लोबल ब्रांड है हैवेल्स। तो जरूरी नहीं है कि आपका नाम थॉमसन हो, आपका नाम रिचर्डसन हो, आपका नाम वो चलेगा। हवेली लाल एंड सन्स भी चलते हैं, खूब बढ़िया चलते हैं। तो और ये चलाइए बहुत उसको। बड़े उदाहरणों की भी आवश्यकता नहीं है सर। लोग हो सकता है सोचें कि बहुत बड़े ये तो हैं यार, यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, 50 साल लगेगा। आप अपने शहर में भी उठा के देखेंगे ना, तो जैसे लखनऊ के पुराने चौक में कोई थे, नेत्राम थे, तो वो जलेबी बनाते थे, कचौड़ी बनाते थे। करते करते उनके बच्चों ने आगे बढ़ा लिया और एक अच्छा खासा रियल एस्टेट डेवलप कर लिया, बहुत बड़े हो गए। तो बहुत सारे तरीके हैं। और आज का समय यह है कि जब उत्तर प्रदेश से योगी जी ने माफिया राज खत्म किया है, तो किसके लिए किया है? वो विधानसभा में क्या कहते हैं? पहले अपनी सरकार से आते समय ही उन्होंने क्या कहा? मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की महिलाओं और व्यापारियों को सुरक्षा देने की है। जितनी प्राथमिकता महिलाओं को सुरक्षा देने की, उतनी प्राथमिकता व्यापारियों को भी सुरक्षा देने की है साहब। खुलकर के लिए जीएसटी कितना बड़ा काम। ये दो सुरक्षित हो गए तो आपका पूरा राज्य सुरक्षित हो गया ना। महिला घर, देखिए आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। किसी भी कंपनी में मटेरियल मैनेजमेंट होता है ना, मटेरियल मैनेजमेंट का अद्भुत उदाहरण है घर की महिला। आपके घर में आटा, चावल, दाल, नमक, कोई भी चीज कभी खत्म नहीं हुआ होगा, उसके पहले आ जाता है। दिस इज मटेरियल मैनेजमेंट। घर के अंदर में मटेरियल, और नेक्स्ट जो मटेरियल घर के अंदर में आएगा वो बिफोर एंडिंग ऑफ दिस, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो चलता रहे। मतलब हमारे घर का भोजन, इंडस्ट्री बोलते हैं कि प्रोडक्शन ना रुके, मटेरियल सप्लाई होता रहे, घरों में रहेगा। कि कोई भी व्यक्ति कोई भी घर में होगा, आप देख लीजिए उस घर की महिला से मटेरियल मैनेजमेंट का एक सीखिए और उसको आप अपने इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया एक मंत्र दे के जा रहा हूं। ठीक, तो काफी समय रहा और हम अभी बजट के और अन्य प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे,
कि नेगेटिव बात मिडिल क्लास को टैक्स, सर मैं तो कहता हूँ व्हाइट में पैसा कमाइए और टैक्स भी दीजिए, कम से कम आपका दबा टैक्स के आज टैक्स की दीजिए, डेट में, दबा के टैक्स दीजिए, सर और टैक्स छाती का पे सही टैक्स इस्तेमाल तो हो रहा है करके घूमिए। जी। मैं कह रहा हूं कि दबा के व्हाइट पैसा कमाइए और चाप के व्हाइट इनकम टैक्स दीजिए और छाती पैसे लेके साला इनकम टैक्स पे करता हूं, उसके वो बनिए। जी सर, मैं यह कहता हूं पहले चलिए आप टैक्स देते थे तो आपको तकलीफ होती थी क्योंकि उस टैक्स का कोई पैसा आपको जमीन पर नहीं दिखता था। आज हाईवेज दिख रहे हैं, एक्सप्रेसवेज दिख रहे हैं, आपको एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, बिजली की सुचारू व्यवस्था दिख रही है, गांव गांव गली गली सड़क अच्छा दिख रहा है, पानी की व्यवस्था की दी जा रही है, आपके आसपास की जनता कम से कम आपको सुरक्षा मिल रही है, भाई साहब बम नहीं फट रहे, कोई आतंकवादी हमला की औकात नहीं किसी की कर दे, किसी की औकात नहीं कि चेन छीन के चला जाए और स्नैचिंग करके चला जाए और आपका लूट के चला जाए, मोबाइल लूट के चला जाए, कुछ भी करके चला जाए, पैसा लूट के चला जाए। तो छोटे लेवल की सुरक्षा से लेकर बड़े लेवल की सुरक्षा तक आपको मिल रही है, आपको बिजली की व्यवस्था, 5G इंटरनेट मिल रहा है सर, किस कौन कर दिया हमारे पैसे, हमने 200-300 रुपए महीना ही तो दिया है। यूपीआई का इतना बड़ा काम, चलो 5G आपका होकर रिलायंस दे रहा है, जियो दे रहा है, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंपनी इस तरीके से ऑपरेट कर सके। पी चिदम्बरम ने सर वोडाफोन की बत्ती लगा दी थी, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा के 32,000 करोड़ का, कि मतलब तो अब हम ठीक है, तुमने ये काम किया, ये कानून जो है लागू होता है 2004 से, अब 2004 से आप जो आपका मुनाफा हुआ उसमें आइए टैक्स दीजिए, पागल हो क्या? कोई भी टैक्स या कोई भी कानून आज लागू कर रहे हो तो आज से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया उस पर, 10 साल पहले से दीजिए। उसने अपना बुरिया बिस्तर समेट किया, वोडाफोन आइडिया का हाल देख लीजिए क्या किया, ये पी चिदम्बरम की नालायकी है। तो इस प्रकार के लोग, हरामखोर लोग जो डकैती डालने के लिए बैठे हुए हैं, और उसके बच्चे की तो पता नहीं बाहर में कितनी संपत्ति है, हजारों करोड़ की, वो कार्ति चिदम्बरम के ऐसे आरोप हैं, अभी केस चल रहे हैं उस पर। तो आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल तो हो रहा है, दिख तो रहा है, मोदी जी के चुनाव यात्रा में देखिए कितने, तो इधर पुल का इनॉग्रेशन हो रहा है, उधर इनॉग्रेशन, धर्म भी संभाल के रखा है उन्होंने भाई, काशी कॉरिडोर बन रहा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, सरकार नहीं बना लेकिन सरकार के होते होते तो बन रहा है, एलएनटी बना रही है ना, न्यास का वो तो हुआ, आपके हर जगह विंध्याचल देवी में कॉरिडोर बन रहा है, जहां पे डाउट नहीं है, जहां पे लीगल इश्यूज नहीं है, वहां पे तो सरकार अपने केदारनाथ हो, चारधाम यात्रा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बॉर्डर्स पे रोड बन रही, आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है भाई साहब, यह तो समझिए, फिर किस बात की तकलीफ टैक्स देने की। तो रंजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, 40 मिनट करीब करीब, और दर्शकों से रिक्वेस्ट की, ये बड़ा जरूरी विषय था जिसपे हम लोग बहुत दिन से बात करना चाह रहे थे, बजट के अन्य प्रावधानों पर भी हम बात करेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सपोर्ट दैट दिस गवर्नमेंट इज गिविंग टू द एंटरप्रेन्योर्स एंड द बिजनेस पीपल ऑफ इंडिया टू बिकम द ओनर्स। गूगल के एम्प्लॉय मत बनिए, गूगल पैदा करिए, माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय मत बनिए, सॉफ्टवेयर में सर्विसेज में सिर्फ सॉफ्टवेयर में कोडिंग मत करिए दिन रात। मेरे दोस्त हैं सर, अब आईटी के इंजीनियर्स हैं, ठीक है, अच्छे खासे कमाते हैं जो भी अपनी जगह पे, पर उनकी समस्या ये है कि वो कभी भी रिप्लेस किए जा सकते हैं नई यंगर जनरेशन से, वो इसी टेंशन में रहते हैं 24 घंटे, ग्रुप में चलती रहती हैं बातें, कोई लैंग्वेज चेंज हुई, कोई फॉर्मेट चेंज हो गया तो वो तो दे आर गॉन। ये है कि जब तक है तब तक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए रंजय ठीक भाई, है, हम अगली लोग बार हम लोग फिर, मेरे मैं दिमाग में सबसे नया पहले, टॉपिक आ गया है थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए, जी अगले जी कड़ी में हम लोग उस पर बात करेंगे। जी सर, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा स्किल डिजिटल का बताया हमें, और मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रकार की गवर्नमेंट के अन्य इनिशिएटिव्स के बारे में भी हमसे अपनी जानकारियां साझा करें। थैंक यू सो मच दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको लगे कि यह बातें या जानकारियां दूर तक जानी आवश्यक है, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध.in, और अब हमारी ई मैगजीन भी लॉन्च होने जा रही है, कुछ दिन में हम आपसे वो भी शेयर करेंगे, रंजय भाई के लेख आपको वहां पढ़ने को मिलेंगे, आपको मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। नमस्कार, महादेव महादेव।